हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम एक वायर लेने वाले हैं। हमने क्या लिया, एक वायर ली। इस वायर को हमने हेलिक्स की फॉर्म में बना दिया। वायर की स्ट्रक्चर को हमने कैसे कर लिया, हेलिक्स की फॉर्म में। हेलिक्स की फॉर्म में स्पाइरल फॉर्म में वायर को हमने कैसी शेप दे दी है, स्पाइरल शेप दे दी है। ठीक है, अब इसके दोनों एंड्स को हम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हमने लगा दी की को कर दिया हमने क्लोज। अब इसमें से क्या करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। यहां से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां से करंट फ्लो कर जाएगा। अब जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी तरह एक्ट करेगी, एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट तो कर रही है, लेकिन हमारे पास बार मैग्नेट तो कैसा होता है, ये होता है साउथ नॉर्थ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने लैब के अंदर खुद प्रिपेयर की, किसकी हेल्प से, एक वायर की हेल्प से, वायर की हेल्प से और एक बैटरी की हेल्प से, जो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिए, इसका नाम क्या होगा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब सिंपली एक वायर को हमने हेलिक्स की फॉर्म में बना दिया है। हेलिक्स की फॉर्म में बना दिया है, और जब उस हेलिक्स के अंदर हम करंट पास करवाएंगे तो वो जो हेलिक्स है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एक सोलेनॉइड एक्ट तो करेगी बार मैग्नेट की तरह, और वो ओवरऑल क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। मींस इसका जस्ट हमने नाम चेंज कर दिया। जैसे कि कोई भी लड़का या लड़की होता है, अगर वो स्कूल में चला जाता है तो उसका नाम चेंज होके क्या बन जाता है, स्टूडेंट बन जाता है। अगर घर पे है तो लड़का, स्कूल में है तो स्टूडेंट है, वो जस्ट नाम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, वायर का नाम चेंज होके क्या रख दिया, ये सोलेनॉइड नाम रख दिया। ठीक है, अब जो ये सोलेनॉइड वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो बीच में ये स्पेस खाली हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरे मटेरियल की रोड भी डाल सकते हैं। जैसे आयरन कोर डाल दिया हमने, मतलब आयरन की एक रोड यहाँ पर डाल दी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमारे पास सोलेनॉइड होता है। ठीक है, और जो इसकी ये जो टर्न्स होंगी वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होगी। इंसुलेटेड मीन्स इसके ऊपर हम रैपिंग कर देंगे। रैपिंग किसकी करेंगे, प्लास्टिक शीट की। जैसे हमारे पास सिंपल वायर होता है, तो सिंपल वायर के ऊपर ऑलरेडी प्लास्टिक की शीट चढ़ी होती है, जो प्लास्टिक का कवर होता है उसको हम बोलते हैं शीट। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसुलेटेड रैपिंग कर दी हमने। अब हमें क्या बताना है कि इस सोलेनॉइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे। फर्स्ट, एक तो हम बायोट सावर्ट लॉ का यूज कर सकते हैं, दूसरा हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लेंगे, क्योंकि हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अभी अभी पढ़ा और उसका यूज करना थोड़ा सा इजी होगा। बायोट सावर्ट लॉ का यूज भी हम कर सकते हैं, बट एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड we use बायोट सावर्ट लॉ। टू यूज बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए we use एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ को ऐसे तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, उसकी भी कुछ कंडीशंस होगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, एक एम्पीरियन
लूप कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सो टेक एन एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, एम्पियर लॉ को हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हम एम्पीरियन लूप डिफाइन कर ले। एम्पीरियन लूप क्या होती है? एक ओपन सरफेस विद क्लोज बाउंड्री। तो यहाँ पे देखो, अब जो एम्पीरियन लूप हो उसको हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो हम लेंगे सर्कल, या हम लेंगे स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगल, दोनों में से कोई भी। ठीक है, सर्कल या फिर एक रेक्टेंगल लेंगे। अब यहाँ पर जो सर्कल है उसका ऑप्शन डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ तो इसका एंगल हर बार चेंज हो रहा है। एंगल यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो सर्कल के केस में जो थीटा है वो वेरी कर जाता है हर बार। इस वजह से जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए हमने जो एम्पीरियन लूप है वो उसको हम सर्कल की फॉर्म में नहीं लेंगे। किसकी फॉर्म में लेंगे? स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में, कोई भी फॉर्म कंसीडर कर लो। ठीक है, तो उससे पहले यहां पर देखो, अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स है। जैसे ये एक टर्न होगी सर्कुलर, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स टर्न, सेवन टर्न, इस तरह से बहुत सारी टर्न्स होंगी। अब एक सर्कुलर टर्न्स इस तरह से, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक, करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो यहां पर ये वाली टर्न किसकी तरह एक्ट करेगी? साउथ पोल की तरह एक्ट करेगी। जिस कॉइल के अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल। मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जो टर्न्स होगी, अब करंट तो उनमें हर एक के अंदर सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऐसा नहीं कि एक में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और दूसरी में क्लॉकवाइज जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक ही कॉइल है वो नॉर्थ और साउथ बनाएगी। मींस एक कॉइल जो ये एक टर्न होगी वो मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मिनी मैग्नेट मतलब छोटा सा मैग्नेट की तरह ये एक्ट करेगी। कैसे एक्ट करेगी? जैसे ये हमने हमारा ये वाला हैंड ले लिया। अब यहां से देखो, ध्यान से देखना, जब हम फिंगर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिंगर से स्टार्ट कर गए और फिर थंब के अंदर एंटर कर गए। इस तरह से फिंगर से हमने स्टार्ट किया यहां से और थंब की तरफ ले गए। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? जब हम इस तरह से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड से ये बन गया नॉर्थ पोल। अब यही कॉइल, ध्यान रखना, फिंगर से शुरू करके थंब तक, यहाँ पे देखो फिंगर से शुरू करके थंब तक। अब इस साइड से जब हम देखते हैं तो किसकी तरह दिखती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक ही कॉइल जब हम एक तरफ से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखते हैं और दूसरी तरफ से देखते हैं तो क्लॉकवाइज दिखते हैं। मतलब ये एक टर्न मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। एक तरफ से नॉर्थ पोल बनाएगी और दूसरी तरफ से साउथ पोल बनाएगी। ठीक है, छोटी सी कॉइल है और छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोल है? तो देखो, जो वायर हमने लिया, जैसे हमारे पास कोई भी वायर हो गई, जैसे हमारे पास यही वायर है, ठीक है, माइक की वायर होगी, इसमें से हम कैसे रैप करेंगे इसको हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। या तो हम इसको इस तरह से रैपिंग करेंगे या फिर इसको नीचे से ले जाकर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, या तो हम क्लॉकवाइज या फिर हम नीचे से ले जाके एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर हम क्या करेंगे? वायर को रैप करेंगे। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज की तो यहाँ पे इस साइड में कौन सा पोल आ जाएगा? नॉर्थ पोल, और इस साइड में आ जाएगा साउथ पोल। और अगर हम क्लॉकवाइज रैपिंग कर रहे हैं तो इस साइड में साउथ और इस साइड में क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा।
तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम वायर को रैप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सोलेनोइड की हमने ये क्या ड्रॉ कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी है। इस तरह से बहुत सारी लाइंस इसके अंदर एंटर करेगी और एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, नॉर्थ पोल में से निकल के किसकी तरफ जाएगी, साउथ पोल के अंदर जाएगी। यहाँ पे ये हमने क्या कर लिया है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लो। एम्पीरियन लूप ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे मान लेंगे ये हमने एक रेक्टेंगल लगा लो या सर्कल लगा लो, मान लेते हैं हम ड्रॉ कर रहे एक रेक्टेंगल। हमने कैसी एम्पीरियन लूप ली है, एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, जो रेक्टेंगल हाफ तो मैग्नेट के अंदर होगा और हाफ मैग्नेट के बाहर होगा। तो अब हमें बताना है कि इस सोलेनोइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यूजिंग एम्पीरियन लूप, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डी एल, और क्लोज्ड सरफेस कौन सा, ये वाली एम्पीरियन लूप। अब इसका नाम दो, मान लेते ये वाली साइड है P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस P Q R S, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल, क्लोज्ड सरफेस का मतलब एम्पीरियन लूप। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखो हमें दोबारा बार बार क्लोज्ड का सिंबल नहीं बनाना है, सिंपल लिखो। क्यों लिखना है, क्या लिखना है वो देखना है, बी डॉट डी एल। अब सबसे पहले हम देखते हैं पी क्यू की मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे लिखो पी क्यू। अब जो पी क्यू है वो क्लोज्ड लूप नहीं है, वो सिर्फ एक वायर है। पी क्यू इस क्लोज्ड लूप का एक पोर्शन है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं बनाएंगे, सिंपल लिखेंगे इस तरह से, प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्यू आर। क्यू आर छोटा सा जो डीएल, डीएल का मतलब स्मॉल लाइन एलिमेंट। जैसे हम एम्पीयर सर्किट लॉ के अंदर स्टडी कर चुके कि जो भी एम्पीरियन लूप होगी उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में हमने डिफाइन किया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो ये हो गया क्यू आर के लिए बी डॉट डीएल, इसी तरह आर एस के लिए बी डॉट डीएल, और इसी तरह एस पी के लिए बी डॉट डीएल। ठीक है, अब जब हम बी डॉट डीएल को रिमूव करेंगे, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, तो बी डीएल कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। हाँ, अब थीटा कितना आएगा, सबसे पहले देखते हैं पी क्यू के अंदर। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इस तरफ हो गई। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम लाइन एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन हम कौन सी लेते हैं। जनरली हम क्या लेते हैं कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी तरफ हम लाइन एलिमेंट लेते हैं। ध्यान रखना कि जब भी हम एम्पीयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं उसके अंदर जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उसी तरफ हमारा लाइन एलिमेंट लेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे जो लाइन एलिमेंट है उसके डायरेक्शन भी हमने इसी तरफ मान लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री प्लस क्यू आर, क्यू आर की जगह पे बी डी एल कोस ऑफ क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, क्यू आर इस तरफ है परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री प्लस आर एस बी डी एल कोस ऑफ थीटा, और एस पी
यहाँ पे cos थीटा एज इट इज रखो, एस पी बी डी एल कोस ऑफ दोबारा से 90 डिग्री। एस पी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट 0, ये कंपोनेंट 0, कोस 90 क्या होता है 0। अब बच गया ये बी डी एल कोस थीटा। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों 0 होगी, दो रीजन होंगे इसके। सबसे पहला रीजन, तो जो बाहर की तरफ हम देख रहे हैं, देखो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और बाहर की तरफ हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई एक दूसरे से बहुत दूर हो गई, तो इसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए हम उसको 0 ले लेते हैं। एक रीजन तो है ये कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर होती है। दूसरा रीजन क्या आता है यहाँ पे, दूसरा रीजन इसका है कि जो ये टर्न्स होती है, यहाँ पे देखो इसको हम बना देते हैं थोड़ा सा, जो ये सर्कुलर टर्न्स हैं, जितनी भी टर्न्स होगी, ठीक है, इनमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में इसके अंदर ऊपर जाएगा और इसके अंदर नीचे आएगा, तो जो दो टर्न्स होती है उन दोनों टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो जाती है बाहर की तरफ। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, सोलेनोइड के बाहर, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड कैंसल्ड ड्यू टू टू टर्न्स या फिर कोइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाती है। जैसे एक कोइल इसकी वजह से, अब देखो कोइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि जो रैपिंग कर रहे हैं वो हर एक कोइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड नीचे आ रहा करंट, इस साइड ऊपर, इस साइड फिर नीचे गया, इस साइड ऊपर। अब ये देखो इसका ऊपर जा रहा है और इसका नीचे आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, और अंदर नीचे जा रहे इस तरफ, अंदर नीचे जा रहे इस तरफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही तरफ है, बाहर क्या हो गई अपोजिट, ऊपर जा रहा है और इसमें नीचे आ रहा है, तो इस वजह से हम बोलते हैं दूसरा रीजन क्या है, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होगी, क्योंकि जो सोलेनोइड की टर्न्स होती हैं उनके अंदर जो करंट होता है और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वही मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है, और इस वजह से सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट भी 0। अभी हमारे पास बन गया पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये वाली टर्म किसके इक्वल आई है हमारे पास, सिर्फ इस टर्म के इक्वल बन गई, बी डी एल कोस ऑफ 0, कोस 0 1, तो कोस 0 बन गया 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर, पी क्यू कहां पर है, सोलेनोइड के अंदर है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है यूनिफॉर्म, मीन्स एक जैसी रहती है, तो कांस्टेंट बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन ओवर डी एल पी क्यू, डी एल का इंटीग्रेशन, डी एल है यहाँ पे छोटी सी लेंथ, ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया। इस डीएल का इंटीग्रेशन किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, पी क्यू मतलब पी क्यू की कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, पी क्यू की कंप्लीट लेंथ होगी एल, तो इस टर्म को हम लिखेंगे एल के इक्वल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, यहां पर हमने यूज किया था एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है हमारे पास, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट
dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल करंट। आई क्या होता है? टोटल करंट। अब इसकी जगह हमारे पास क्या है? बी एल। लेफ्ट हैंड साइड को तो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, जो किसके इक्वल है? बी एल। राइट हैंड साइड की जगह म्यू नॉट। अब यहां पर ट्रिक आती है, ये करंट आई नेट। आई नेट का मतलब टोटल करंट। टोटल करंट, अब एक कोई यहाँ पे मान लो टोटल टर्न्स कितनी है सोलेनोइड के अंदर? टोटल टर्न्स है कैपिटल एन। टोटल टर्न्स कितनी? कैपिटल एन। कितनी भी हो सकती है, 100, 200, 300, 400, 400, 500, 600, इस तरह से कितनी भी टर्न्स हो सकती हैं। एक टर्न के अंदर करंट है आई, तो टोटल टर्न्स के अंदर करंट कितना हो जाएगा? एन आई। तो टोटल मीन्स नेट करंट कितना आ गया? एन आई। कंप्लीट सोलेनोइड के अंदर टोटल करंट कितना है? एन आई। तो यहां से बी किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट एन आई। एल को डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। तो टोटल टर्न्स डिवाइड बाई टोटल लेंथ, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गई हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, ठीक है। ये तो हो गई सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जैसे मैग्नेट के सोलेनोइड के अंदर। अगर तो हमें बताना है किसी पर्टिकुलर एंड के ऊपर, एट एनी पर्टिकुलर एंड, एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के एक एंड के ऊपर, एंड का मतलब एक हिस्सा, इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? हाफ हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये हमें लर्न करना है। एन का मतलब होता है टोटल टर्न्स डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये था हमारे पास सोलेनोइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टोरॉइड क्या होता है।